हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पोल साइंस का चैप्टर 2 एंड ऑफ बाइपोलैरिटी क्लास 12 पढ़ने चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हम समझेंगे एंड ऑफ बाइपोलैरिटी कि बाइपोलैरिटी से हमारा मतलब है रशियन, कि रशिया एक अपने आप में हमारी वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री है एंड हमारी पावरफुल बहुत पावरफुल कंट्री है वो। हम ये समझेंगे कि हमारा रशियन रेवोल्यूशन, हमारा रशिया यूएसएसआर हमारा कब खत्म हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, रशियन रेवोल्यूशन हमारा शुरू हुआ था 1917 में, जिसकी वजह से हमारा यूएसएसआर का फॉर्मेशन हुआ था। एंड यूएसएसआर का हमारा फॉर्म होता है यूनियन सोवियत सोशल रिपब्लिक। ठीक है, हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो हम समझते हैं कि जो हमारा यूएसएसआर था, जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा कोल्ड वॉर के बारे में, कि हमारी कोल्ड वॉर 1991 में एंड हुई थी बाय द एंड ऑफ यूएसएसआर, जब हमारा यूएसएसआर खत्म हो गया था एंड फाइनली वो रशिया बन गया था जब हमारी कोल्ड वॉर एंड हुई थी। अब इसमें हम जानते हैं कि हमारी रशिया, हमारी यूएसएसआर किस आइडियोलॉजी की थी। वो थी हमारी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की। इसमें हम समझेंगे कि क्या क्या इनके फॉर्मेशन के पॉइंट से क्या क्या उनको दिक्कत आज फेस हुई थी इनको, एंड उन्होंने कैसे अपना कंट्रोल पूरे वर्ल्ड में करा। आइए देखते हैं इसको। देखिए, हमारी जो यूएसएसआर है, हमारा रशियन रेवोल्यूशन हमारा हुआ था 1917 में। और आपको मैं ये बात याद दिला दूं कि हमारा वर्ल्ड वॉर 1940 से लेके 1918 तक चला था। उससे पहले आपको मैं एक कहानी बताता हूं, जिससे हमको ये चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, पढ़ने में बोरिंग लगे। हमारा ये है कि एक हमारा लीडर व्लादिमीर लेनिन, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। देखिए, हमारा पहले हमारा यूएसएसआर, हमारा रशिया, हमारा पहले एक ऑटोक्रेटिक नेशन था। ऑटोक्रेटिक नेशन मतलब कि हमारा रशिया एक तरीके से तानाशाह वाला नेशन था। उसमें उसका तानाशाह था कौन? ज़ार निकोलस। जैसे कि हमारे नॉर्थ कोरिया के अंदर एक संकी सा इंसान बैठा है। कौन बैठा है? एक संकी सा इंसान बैठा है, मुझे नाम याद है उसका, लेकिन देखिए, कोई ना, आप जानते होंगे उसको। लेकिन देखिए, जो हमारे ऑटोक्रेटिक नेशन का जो हमारा तानाशाह था ज़ार निकोलस, ये पूरे वर्ल्ड में कंट्रोल कर रखता था एंड इसकी कॉन्फ्लिक्ट होते थे जर्मनी से एज वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जब इनकी लड़ाई होती थी जर्मनी से, ये इंसान अपना जो ये तानाशाह था, ये अपने पीजेंट्स को, अपने वर्कर्स को मिलिट्री में ऐड करता। देखिए, ना उनको कोई लड़ने की टेक्निक पता, ना उनको पता नहीं कि लड़ते कैसे हैं। उसके बावजूद उन्होंने रखा इसको कि, और काफी लोग मरते थे, काफी पीजेंट्स, काफी वर्कर्स मरते थे इसकी वजह से। उनकी फैमिली मेंबर को गुस्सा आया, तो काफी लोगों ने प्रोटेस्ट करी हमारे ज़ार निकोलस के खिलाफ। इससे परेशान होकर ज़ार निकोलस ने अपने ही लोगों पर पत्थर, गोलियां, बारूद फेंकने शुरू कर दिए, बॉम्ब फेंकने शुरू कर दिए उन्होंने अपने। उसके बाद इसकी मिलिट्री ने, इसकी आर्मी ने मना कर दिया कि हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम उन पे बॉम्ब फेंकेंगे। तो फाइनली फिर ये इसको निकलना पड़ा। जब इस कंट्री में कोई सपोर्ट ही इसका, तो इसको निकलना पड़ा। देखिए, उसके बाद आया हमारे लीडर आया व्लादिमीर लेनिन। ये हमारे एक ऐसा लीडर था जो हमारे कार्ल मार्क्स का भक्त था एक तरीके से। जो कार्ल मार्क्स की, हम जानते हैं कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी हमारी कम्युनिस्ट की, सब कुछ हमारे स्टेट के हाथ में होना चाहिए, कि किसी को पावर नहीं देनी चाहिए, कि इससे हमारी सोसाइटी के अंदर अमीर और गरीब का फर्क आ जाता है। तो ये था हमारा। कम्युनिस्ट थे हमारे कार्ल मार्क्स के भक्त। जैसे कि ये कहते थे, इनकी एक आइडियोलॉजी है, ये कहते थे कि अगर एक जमीन पर इतने मजदूर काम करते हैं एंड सारा प्रॉफिट होता है वो ठेकेदार ले जाता है, ये मजदूर तो गरीब रह जाते हैं। इससे ये कहता था कि हमारी रशिया के अंदर कम्युनिस्ट की हमारी
सरकार होनी चाहिए, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी हमारी होनी चाहिए। सही हो गया हमारा। देखिए, तो हमारे व्लादिमीर लेनिन ने एक पार्टी की फॉर्मेशन किया। जैसे हमारी लीडर्स थे, ये मोदी ने बीजेपी फॉर्म करी, हमारे राहुल गांधी ने, मतलब कि राजीव गांधी ने, राहुल गांधी ने कांग्रेस फॉर्म करी, इसके लीडर है ये। एंड वैसे हमारा व्लादिमीर लेनिन ने हमारी एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया लॉन्च करी, बनाई उन्होंने। तो ये पूरी यूएसएसआर, देखिए मैं रशिया का मतलब होता है यूएसएसआर, इसे बता दो मैं कि 1991 से पहले रशिया नहीं था वो, 1991 से पहले वो पूरा यूएसएसआर था। सो पूरा यूएसएसआर हमारा कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा में सेंटर था, कोई अपोजिशन नहीं था, सिर्फ एक ही पार्टी थी, वन पार्टी रूल था वहां पे। सो ये हमारे कम्युनिस्ट छोड़ी कहती है कि किसी के पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर हमारा आता है लैंड एंड आता है हमारा प्रोडक्टिव एसेट्स। जैसे कि मान लीजिए किसी इंसान के पास जमीन है, जमीन उसकी नहीं है, जमीन है स्टेट की, लेकिन काम करने के लिए उसको दिया हुआ जमीन, ठीक है, तो लैंड उसकी होगी नहीं, लैंड उसके पास नहीं होगी। एंड हमारे प्रोडक्टिव एसेट्स क्या होते हैं, मान लीजिए किसी सरकार ने किसी बंदे को काम करने के लिए जमीन दी हुई है। सो हमारा प्रोडक्टिव एसेट्स होता है उसमें, जैसे कि मान लीजिए किसी जमीन के अंदर बहुत सारा तेल निकल रहा है, सोना निकल रहा है, डायमंड निकल रहा है, कुछ भी निकल रहा है, कुछ एक यूजफुल मटेरियल निकल रहा है, तो वो सारा मटेरियल हमारी सरकार ले लेगी, उसका कुछ नहीं होगा। सो एक्वायर बाय द गवर्नमेंट, एक्वायर बाय द स्टेट, ठीक है। सो आइए अब हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ था। देखिए वर्ल्ड वॉर 2 हम जानते हैं 1939 से लेके 1945 तक चला था। सो इसमें हमारी दो पावर थी, एक थी हमारी अलाइड एंड दूसरी थी हमारी एक्सिस। तो जिसमें हमारी बेसिकली अलाइड पावर जीत गई थी। तो हम जानते हैं कि अलाइड पावर में कौन कौन सी कंट्रीज थी। एक थी हमारी यूएसए, दूसरी हमारी थी यूएसएसआर, तीसरी हमारी थी फ्रांस एंड फोर्थ हमारी थी ब्रिटेन। एंड हमारी एक्सिस में हमारी थी जर्मनी, इटली एंड जापान। सो देखिए यूएसएसआर हमारी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर 1942 में आया था। सो ये लेट आया, तो इसको तो नुकसान कम हुए। हमारी फ्रांस और ब्रिटेन 1939 से लड़ रही है एंड यूएसए भी हमारा 1942 में आया था। सो हम यूएसए की बात करें इसमें, यूएसए हमारा 1942 में आया था। सो देखिए जो हमारी जर्मनी थी, जर्मनी का जो हिटलर था, हिटलर ने काफी कंट्रीज को एक्वायर किया हुआ था। एक्वायर मीन्स उसने काफी कंट्रीज को अपने कब्जे में लिया हुआ था। सो हमारी यूएसएसआर की एंड जर्मनी के साथ में लड़ाई हुई एंड लड़ाई में हमारी यूएसएसआर जीत गई एंड यूएसएसआर में उसमें फिर सारी कंट्रीज को अपने कब्जे में ले लिया जो हमारी जर्मनी की थी। और फैसिस्ट फोर्सेस मतलब होता है एक आइडियोलॉजी होती है फैसिज्म। सो ये कंट्री ऐसी हमारी आइडियोलॉजी फॉलो करती थी। देखिए फैसिज्म आइडियोलॉजी हमारी दो कंट्री फॉलो करती है एंड वो हमारी है जर्मनी एंड इटली। सो पहले करती थी, ऐसे आइडियोलॉजी फॉलो करती थी एंड जो उस कंट्री का सारा इकोनॉमिक मॉडल वो सब हमारे यूएसए के पास में आ गया। सारी कंट्रीज का इकोनॉमिक मॉडल क्या लोग करेंगे, वो क्या संभालेंगे उसको, वो कैसे वो डेवलपमेंट करेंगे, वो सब हमारा यूएसए के पास आ गया। एंड देखिए यूएसए अपने आप में एक बहुत ही बड़ी कंट्री थी। सो आप आज भी रशिया हमारे वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री है। तो उस वक्त जब हमारा यूएसएसआर था तो बहुत बड़ी कंट्री थी एंड उसको हम सेकेंड वर्ल्ड भी बोलते थे कि आधी कंट्री तो उसके पास ही है यूएसएसआर के पास। तो एक तरीका था हमारा बोलने का। और सोशलिस्ट ब्लॉक मतलब होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें ना कोई गरीब था ना कोई अमीर था, सब इसमें इक्वल थे, सब जमीन इसमें सरकार के पास थी। सो इसमें कोई डिफरेंस था नहीं अमीर गरीब का। सो सब में इक्वालिटी आती थी, सोशलिस्ट मतलब इक्वालिटी, सब इक्वालिटी का ब्लॉक था इसमें। एंड हमें इन सारी कंट्रीज ने, सारी यूरोपियन कंट्रीज ने हमारी वॉर्सो पैक्ट बनाया। वॉर्सो पैक्ट जैसे कि हमारा यूएसए ने नाटो बनाया था उनकी यूएसए को हराने के लिए, यूएस मिलिट्री को फेस करने के लिए, वैसे हमारा यूएसएसआर ने वॉर्सो पैक्ट बनाया था।
ठीक है, हमने इतना पढ़ लिया, तो आगे देखते हैं। सो अगला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि हमारी सोवियत इकोनॉमी डेवलप कैसे हो गई वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में, कि वर्ल्ड वॉर 2 अपने आप में एक बहुत ही टेंसनेस वाला था। उसके बाद भी हमारी सोवियत इकोनॉमी डेवलप कर गई, वो कैसे हुई आइए समझते हैं। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि सोवियत यूएसएसआर हमारा वर्ल्ड वॉर 2 में थोड़ा लेट आया था, तो उसके डैमेज कम हुए। एंड यूएसएसआर एक्सिस पावर थे, बहुत दूर था, जर्मनी, इटली, जापान से ये बहुत दूर था। सो इनके डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते थे जैसे हमारे फ्रांस और ब्रिटेन के हुए हैं। सो इसका कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क था, इसके बीच में बहुत बड़ी कंट्री थी, तो इससे बहुत ही डिफिकल्ट था। आप भले से मैप देख लीजिए, इसमें कितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज है कि आधा हमारा इतनी ज्यादा कंट्रीज हमारे सिर्फ यूएसएस आने नहीं पड़ी है। सो ये हमारे इसमें एंड यहाँ पर बहुत ही सारे रिसोर्स मिलते थे, जैसे कि हमारा ऑयल, आयरन, स्टील, ऑयल से हमारी एनर्जी बनती है, आयरन से हमारी रेलवे प्लेटफॉर्म बनते हैं, एंड स्टील से हमारी ट्रांसपोर्ट डेवलप होता है। सो सारी चीजें यहीं पे आ गई थी, ट्रांसपोर्ट सेक्टर बहुत डेवलप था यहाँ का। एंड हमारा डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री एक बहुत ही सही मात्रा में थी, कि जैसे कि मान लीजिए कि हर एक चीज की इंफॉर्मेशन यहीं पर होती थी। भले आप सुई ले लीजिए, आप धागा ले लीजिए, आप कार ले लीजिए, आप एरोप्लेन ले लीजिए, हर चीज की हमारी डेवलपमेंट यहीं होती थी। तो आज भी हमारी यूएसएसआर बहुत ही डेवलपिंग कंट्री है, बहुत डेवलप कंट्री है। सॉरी, डेवलपिंग नहीं है वो, डेवलप्ड है वो। तो वहां पर काफी चीज की मैन्युफैक्चरिंग होती है, एंड काफी वहां का काफी पावरफुल कंट्री है वो। यूएसए के बाद वही आता है, यूएसए के बाद हमारी यूएसएसआर आता है। सो इसमें ये था, इन सब चीजों का एक फायदा ये था कि वहां पर कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी, सॉरी नो अनएम्प्लॉयमेंट मैं कहते हैं एम्प्लॉयमेंट, नो अनएम्प्लॉयमेंट थी वहां पे। एक भी बंदा खाली नहीं था, सबके पास हो गई थी। ये हमारे बेस्ट फैक्टर है वहां का। आज अगर इंडिया में देख लीजिए तो इंडिया में जॉब ही नहीं है, इंसान इतना पढ़ लेता लेकिन तब उसको जॉब नहीं मिलती। तो हमारे यहाँ पे नो अनएम्प्लॉयमेंट थी, सबके पास यहाँ पे काम था। देखिए, अभी तक हमने देखा कि हमारे सोवियत यूनियन में कोई नो अनएम्प्लॉयमेंट थी, वहां पे कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी। एंड उसकी ये फैक्टर क्या थे, उसकी ये नो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं थी? इसका फैक्टर ये है कि वहां पर बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज सबको दी जाती थी, कोई भेदभाव नहीं होता था, ये अमीर है गरीब है, वहां पे कोई था ही नहीं। सारी ओनरशिप स्टेट के पास थी, तो कोई अमीर और गरीब कोई था ही नहीं। एंड वहां पर एजुकेशन एंड चाइल्ड केयर बहुत अच्छी दी जाती थी। एंड वहां पर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहता था, कि सबका एक मिनिमम स्टैंडर्ड रहता था रहने का। ये नहीं कि कोई बहुत अमीर है कोई बहुत गरीब है, सारी जमीन स्टेट के पास थी। क्या कोई अमीर होता, क्या कोई गरीब होता, ये था उसमें। तो अभी तक मुझे लगा कि हमारी यूएसएसआर कितना सही है, कितनी अच्छे से काम कर रही है, सब इक्वल है, कोई गरीबी नहीं है, कोई अमीरी नहीं है। सो हमको इक्वालिटी लगी इसमें। लेकिन देखिए, यहाँ के लोगों को थोड़ी दिक्कत थी अपनी कंट्री से। दिक्कत ये थी, देखिए स्टेट की ओनरशिप एक डोमिनेंट हो गई थी, कि सब कुछ स्टेट हैंडल कर रहा है, कोई किसी के पास हक ही नहीं है कोई अपनी दुकान खोल ले, सब स्टेट के पास है। कोई उनके पास एचओटी नहीं है कि चलो भाई ये जमीन मेरी है, ये जमीन मैं अपने बच्चों को दे सकता हूँ, वैसे वगैरह। कोई इंसान मेहनत करता है तो खुश होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ मेहनत करने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ स्टेट के पास है। क्या जमीन ले अपनी वो। एंड जो प्रोडक्टिव एसेट्स थे वो सारे स्टेट के पास चले जाते थे, अपना कुछ रहता नहीं जिनके पास। एंड देखिए, इसकी वजह से हमारे जो सोवियत सिस्टम है वो बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक बन गया था, एंड ऑथोराइजेशन बन गया था, ऑथोराइटेरियन। इसका मतलब ये होता है कि वहां पे सिंगल पार्टी रूल था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया, सॉरी यूएसएसआर था। वहां पे कोई अपोजिट नहीं था। जैसे यहाँ पे हमारे बहुत सारी पार्टीज है, एक पार्टी गलत काम करती है तो 4-5 पार्टी गाली देती है उसको, सारी पीपल को आती है कि इसलिए ये गलत काम कर रहा है, तो एक नजर आती है एक दूसरी पार्टी में। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे एक सिंगल पार्टी बोलता। सो अब आगे देखते हैं। देखिए 4th पॉइंट, अभी तक हमें 3 पॉइंट पढ़ने वाले, 1 2 3। अब हम 4th पे आते हैं। देखिए, इट बिकेम वेरी अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब ये होता है कि देखिए, यूएसएसआर थी हमारी रशिया प्लस 14 कंट्रीज थी। सो अगर कोई भी इनके पास इतना पैसा आता था, जैसे हमारे इंडिया में राइट टू इन्फॉर्मेशन है,
कि हम सरकार से पूछ सकते हैं कि आपको इतने पैसे मिले, आपने इस पैसे में क्या क्या करा। एंड हम तो हमारे पास हक है ये जानने का। सो वहां पर किसी कोई हक नहीं था पूछने का। एंड रशिया का डोमिनेंट था, जैसे कि मैं आपको बोला कि यूएसएसआर में 14 प्लस रशिया प्लस 14 अदर कंट्रीज और थी। सो वहां पर पूरी 14 कंट्रीज के ऊपर रशिया का डोमिनेंट रहता था। अगर कोई कहते कि हमारे ऊपर दोबारा से इंग्लैंड का रूल चलेगा, सो इंग्लैंड को ना हमारे कल्चर के बारे में पता, ना हमारे रिलीजन के बारे में पता, ना हमारे ट्रेडिशन के बारे में पता, तो वो हमें कैसे रूल कर सकती है। वो तो हम पे एक हमारा यूज करेगी वो कंट्री। तो वैसे ही होता है यहाँ पे। देखिए हमने देखा कि सोवियत यूनियन में हमारे काफी अच्छे रिसोर्स थे, जैसे कि हमारे ऑयल, हमारे आयरन, हमारे स्टील, अच्छे रिसोर्स थे वहां पे, काफी वहां पे सही था। लेकिन हमारे सोवियत यूनियन टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे था वेस्टर्न यूरोप से। तो वहां के लोगों को ये बात खलती थी। अगर आप इंग्लैंड में जाएंगे, आप यूएसए में जाएंगे, वहां पे टेक्नोलॉजी अच्छी थी एज कम्पेयर टू हमारा सोवियत यूनियन से। सो 7 पॉइंट हमारा ये है कि सोवियत, देखिए तो हमारा 7 पॉइंट है। इसके ऊपर एक कहानी है, रियल कहानी है। देखिए 1979 में हमारी अफगानिस्तान वॉर हुई थी। हमारी 1979 में हमारी यूएसएसआर ने अटैक किया था, इन्वेड किया था अफगानिस्तान के अंदर। एंड जैसे हम जानते हैं उस वक्त पे, आज भी वैसे तो उस वक्त पे भी हमारी अफगानिस्तान बहुत वीक कंट्री थी, क्योंकि अभी भी उसको कंट्री मिली है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो एकदम ऐसी कंट्री थी, वीक कंट्री थी। तो यूएसएसआर ने उस पर अटैक कर दिया, इन्वेड कर दिया। सो 1979 में अटैक करा और ये लड़ाई 10 साल तक चली। लेकिन हमारी यूएसएसआर की जो हमारी मिलिट्री थी, जो आर्मी थी, उसको हम कहते थे रेड आर्मी। बहुत ही फेमस आर्मी थी वो, कि कोई उसे हार नहीं सकता था, इतनी मजबूत आर्मी थी वो। सो इतनी उसकी पावर थी, लोग डरते थे उससे। रेड आर्मी का नाम सुन के कहते थे इसको कोई हरा नहीं सकता, ये अमर है, ये इसको कोई हरा नहीं सकता। सो लेकिन हमारी अफगानिस्तान ने इसको हरा दिया। आपको बताता हूं कैसे रहा इसको। देखिए अफगानिस्तान पे यूएसए ने सपोर्ट कर दिया एंड पाकिस्तान ने तो सपोर्ट कर दिया। तो देखिए सपोर्ट करा, सो सपोर्ट में उसने उसको मिलिट्री दी, इकोनॉमी दी, पैसे दी लड़ने के लिए, लड़ ले, एंड उसको अपनी टेक्नोलॉजी दी। इसकी वजह से उसको बहुत मदद मिली। सो 10 साल तक की लड़ाई चली। उसके बाद रेड आर्मी भागकर यूएसएसआर आ गई, घर आ गए अपने। सो बहुत ही बेइज्जती हुई बेसिकली, कि जो हम जिसमें हम नाचते थे कि भाई हमारी आर्मी इतनी मस्त है, हमारी आर्मी इतनी बड़ी है, वो भागकर आई है, भागकर हार के आई है तरीके से। सो उनकी काफी बेइज्जती हो गई इस तरीके से। एंड इसकी वजह से जब हमारी 10 साल तक वॉर चली, तो उनको खाना सप्लाई करना, उनसे लड़ना, उनको टेक्नोलॉजी करना और उनकी रिसोर्सेज देना उनको, तो उसकी वजह से हमारी काफी वीक हो गई थी सोवियत इकोनॉमी। भाई पैसे लगे थे उनको, पैसे उनको मिलिट्री को खाना देने में, एंड हमारे काफी रिसोर्सेज आ रहे थे हमारे इसमें लड़ाई में। काफी हमारी टेक्नोलॉजी भी गई, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी थी वो भी गई हमारी। सो ये हमारे थे वीकनेस। सो उसकी वजह से जब हमारी कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज हो गई, वहां पे कमी हो गई गुड्स की, तो उन्होंने ये गुड्स बाहर से मंगाने शुरू कर दिए। बाहर से मंगाए, सो हमारे बाहर से मंगाने में सो पैसे लगते बाहर से मंगाने के भी। सो बाहर से मंगाते वक्त भी, उसके बाद भी उनकी इकोनॉमी काफी लो चलेगी, एंड एक तरीके से उनकी सोवियत इकोनॉमी रुक गई थी, एक तरीके से बड़ी नहीं थी। सो ये हमारी सोवियत यूनियन फंस गई थी एक तरीके से, कि ना कोई हमारी कुछ डेवलपमेंट हो रही है, काफी पैसे चले गए थे उनका। सो काफी उनका लॉस हो गया इसमें। सो हम आगे देखते हैं। सो चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। सो आगे हमारा है गोर्बाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन। देखिए गोर्बाचेव थे कौन, आइए समझते हैं। देखिए गोर्बाचेव की फोटो आपको अपनी स्क्रीन दिख रही होगी। जो हमारे मिखाइल गोर्बाचेव थे, वो हमारे सेक्रेटरी जनरल बने थे हमारे सोवियत इकोनॉमी के इन 1985 में। तो इनकी पोजीशन इतनी हाई थी कि आप कंपेयर कर सकते हैं आप अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, इतनी की पोजीशन हाई थी। एंड ये चाहते थे कि हमारे सोवियत इकोनॉमी के अंदर थोड़ी रिफॉर्म्स आए,
रिफॉर्म्स किया है क्योंकि जानते थे कि हमारी टेक्नोलॉजी वेस्ट से थोड़ी कम है एंड उसको थोड़ा इंक्रीज करने के लिए, थोड़ा बढ़ाने के लिए ये थोड़े चेंजेस आते थे। सो ये इनमें एक था कि हम थोड़ी यूएस को थोड़ा रिफॉर्म करना चाहिए, यूएस को थोड़ा रिफॉर्म करना चाहिए कि हमारी कंट्री तो अच्छे से डेवलप करे, कि उसकी बराबरी ही कर सके। सो चलिए आगे हम देखते हैं कि देखिए हमारे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि हमारी रशिया, बाल्टिया, बेलन, यूक्रेन, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हमारी ईस्ट यूरोप में आती थी, वो काफी प्रोटेस्ट करती थी। प्रोटेस्ट तो वो हमेशा करती थी, लेकिन जो हमारा वहां का जनरल सेक्रेटरी जनरल था वहां पे इनको रेड आर्मी भेज देता था इनको सप्रेस करने के लिए। लेकिन इस बार जब हमारे गोरबाचेव सेक्रेटरी जनरल बने तो इन्होंने नहीं भेजा रेड आर्मी को, और इन्होंने बोला कि इन लोगों को, इन कंट्रीज को थोड़ी फ्रीडम होनी चाहिए। फ्रीडम मीन्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने चाहिए इनके पास, थोड़ी फ्रीडम होनी चाहिए कि इनके पास कोई पावर हो करने के लिए। तो बेसिकली इनका मतलब ये था कि यहाँ पे डेमोक्रेसी आ सकती है, डेमोक्रेसी का पर्पज था। सो देखिए अगर कोई बंदा अच्छा काम करता है तो उसको रोकने वाले हजारों होते हैं, जो उसकी पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी के हार्ड लाइनर्स, मीन्स इसका मतलब ये होता है कि जो उसकी पार्टी के बंदे होते हैं वो मना करते कि आप गलत कर रहे हो, आपको लोगों को फ्रीडम नहीं देनी चाहिए, लोग सर पे चढ़ जाएंगे एंड लोग हमारे खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन उसने बोला नहीं, जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, इनका ये भी कहना था। सो आगे देखते हैं। तो देखिए यार आगे क्या हुआ था, आगे हमारे थे हमारे जो इसका नाम क्या था हमारा गोबरचेव हमारे ट्रिप पे गए थे एंड अगस्त के महीने में। सो इन्हीं की कुछ पार्टी के कुछ मेंबर्स इन्होंने जो पार्टी के हार्ड लाइनर्स थे उन्होंने गोरबाचेव को फोन किया एंड कहा आपके पास 2 चॉइसेस है, या तो हमारे सोवियत यूनियन के अंदर एमरजेंसी डिक्लेयर कर दीजिए कि इससे लोगों के हमारे डेमोक्रेसी लोगों को खत्म हो जाए, पावर, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स लोगों के खत्म हो जाए, एंड या फिर आप हमें जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट हमें दे दीजिए। उन्होंने बोला मैं नहीं कर रहा, जो करना कर लो। सो उसके बाद उनकी पार्टी के जो कुक थे उन्होंने अपने आप से इमरजेंसी डिक्लेयर करते उन्होंने इमरजेंसी। सो उस वक्त में एक हमारे बहुत ही एमर्जिंग हीरो जिसकी फोटो आपको स्क्रीन दिख रही होगी, बोरिस येल्त्सिन, ये हमारे एमर्ज हुए थे एज ए नेशनल हीरो एंड ये इस ग्रुप को अपोज करते थे। तो देखिए इसमें पावर बिगेन टू शिफ्ट फ्रॉम सोवियत सेंटर टू द रिपब्लिक्स, स्पेशली इन द मोर यूरोपियन पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन। देखिए हमारा जो सोवियत यूनियन था उसमें सेंटर में हमारी कम्युनिस्ट पार्टी थी। सो काफी जो कंट्रीज थी जैसे कि आपको लिस्ट दिख रही होगी इसको आपकी, कि जो हमारी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, जो हमारी रशिया में आती थी, लेकिन उसके ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी वो उससे अगर अलग हो जाती थी क्योंकि ये कंट्री थी रिच एंड जो नीचे कंट्री आती थी जैसे कि तजाकिस्तान एंड ये जाती थी इनके साथ। इसका रीजन ये था यार कि जो हमारी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी ये थी हम अमीर, ये सोचते कि हम अमीर है, हमारा पैसा खाते हैं लोग, ये हमारा पैसा पूरा डिवाइड होता है। कम्युनिस्ट नेशन था एंड जो हमारा नीचे वाला पार्ट था तजाकिस्तान, जो नीचे वाला पार्ट है हमारा, तो ये कहता था कि हम तो गरीब है, हमें सोवियत यूनियन की वो चाहिए, मनी चाहिए, पैसा तो पूरा डिवाइड होता है। सो इसी वाली हमारे पास पैसा आता है, तो इसका रीजन था यार ये। सो तो हमारी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक था, जो हमारा नीचे आता था सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, डिड नॉट आस्क फॉर इंडिपेंडेंस एंड वांटेड टू रिमेन विद द सोवियत यूनियन। ये इससे अलग हो जाता था, हमारा ईस्ट यूरोपियन हमारे इससे अलग हो जाता था, लेकिन हमारा सेंट्रल एशियन जो हमारा था इससे अलग होना चाहते ही था। तो ये था। तो आगे देखते हैं। सो चलिए दोस्तों, अभी तक मैंने देखा कि कैसे कुछ कंट्रीज अपने आप से डिसइंटीग्रेट होने की कोशिश करी थी, जैसे कि हमारी सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हमारी रिच थी एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज हमारी पुअर थी। सो बात वो होती है कि कोई पुअर प्रॉफिट के लिए इनके पास जा रहा है एंड कोई रिच सोच रहा है कि मेरा पैसा यहाँ लग रहा है जिससे मुझे इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा। सो इसलिए वो इससे अलग हो जाती थी। तो दूसरी बात हमारी ये आती है कि
हमारे दिसंबर 1991 में अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्टसिन, बोरिस येल्टसिन के अंदर हमारी तीन यूएसएसआर के पार्ट से मेन पार्ट्स जो वहां थे रशिया, बेलारूस एंड यूक्रेन, वो 3 मेजर रिपब्लिक थे सोवियत यूनियन के, वो अलग हो गए एंड वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन हैज बैन, उन्होंने अपना कम्युनिस्ट नेशन बैन कर दिया एंड अडॉप्ट कर लिया उन्होंने अपना कैपिटलिज्म एंड लिबरलिज्म। सो इसी के साथ हमारी एक कोल्ड वॉर एंड हो गई, क्योंकि हम जानते हैं कि कोल्ड वॉर का मेन कॉन्फ्लिक्ट था क्या, कि उनकी आइडियोलॉजी को लेकर कि वो यूएस कहता था कैपिटलिज्म एंड ये हमारा यूएसएसआर कहता था हमारा कम्युनिज्म। सो इसका ये मेन कॉन्फ्लिक्ट था। सो इन्होंने अडॉप्ट कर ली एंड इससे हमारा एक चैप्टर भी और होता है। सो अगर आपको अच्छी लगी हो तब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपनी कोई भी क्वेरी हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। जय हिंद।